हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ेंगे। इसमें हम बर्लिन की दीवार, सोवियत संघ प्रणाली क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ दूसरी दुनिया कौन सी है उसके बारे में, और सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, उन्होंने क्या किया सोवियत संघ में सुधार किए, और इसके साथ ही साथ कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, क्या परिणाम निकले, इन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में हुआ था और इसकी लंबाई 150 किलोमीटर की है और जनता ने इसे गिराया 9 नवंबर 1989 को। तो ये डेट जो है वो इम्पोर्टेंट काफ़ी होती हैं। तो सबसे पहले जो इसमें मेन पॉइंट है वो ये है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में किया गया है और इसको जनता द्वारा गिराया गया 1989 में, वो भी कब, 9 नवंबर को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। और जो बर्लिन दीवार है वो किस चीज़ का प्रतीक है, वो एक विभाजन का प्रतीक है कि पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग कर दिया गया है। और साथ साथ ये बर्लिन की दीवार है और समाजवादी दुनिया है। बर्लिन की दीवार के द्वारा क्या क्या है, पूंजीवादी दुनिया और समाजवादी दुनिया है, उसके बीच में विभाजन का प्रतीक है। यहाँ पर ही बर्लिन दीवार नहीं, यहाँ पे आएगा पूंजीवादी दुनिया। तो पूंजीवादी दुनिया और समाजवादी दुनिया जो दुनिया है उसके बीच में बर्लिन की दीवार विभाजन का प्रतीक है। जब बर्लिन की दीवार गिराई गई तो दूसरी दुनिया का पतन हो गया और यहाँ पे पूंजीवादी दुनिया का मतलब अमेरिका से है और समाजवादी जो दुनिया है उसका मतलब सोवियत संघ से है। नेक्स्ट देखते हैं सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली क्या होती है? सोवियत प्रणाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सोवियत प्रणाली क्या है? 1970 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई, इससे पूंजीवादी का विरोध किया गया। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि रूस में एक समाजवादी क्रांति हुई जो 1970 में हुई और इसमें जो जो रूस के जो नेता हैं या जो भी लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूंजीवादी का विरोध किया कि पूंजीवादी सही नहीं है, हमें समाजवादी को ही अपनाना है, इस तरीके से। और इसमें क्या हुआ कि समाजवाद जो है, समाजवादी जो है उसके आदर्शों को, मतलब कि उसके जो गुण हैं उनको अपनाया गया, उनकी तरफदारी की गई कि समाजवादी के जो आदर्श है वो काफ़ी अच्छे हैं पूंजीवादी से, और निजी संपत्ति जो है उसका काफ़ी विरोध किया गया। 1917 में रूस में क्रांति के बाद सोवियत संघ का जो है उदय हुआ, या फिर सोवियत संघ जो है वो अस्तित्व में आया था। यूएसएसआर सोवियत संघ को ही कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, समाजवादी सोवियत गणराज्य। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सोवियत संघ जो है, ये सोवियत संघ जो बनाया था, जिसका उदय हुआ था, वो एक देश का नहीं था। इसमें 15 गणराज्य मिलकर एक मतलब पूरा यूएसएसआर बना था जिसमें 15 देश मिल गए थे, ठीक है। और सोवियत संघ जो है उसमें एक ही पार्टी का शासन था। जैसे होता है ना कहीं कहीं कि एक ही चीज़ का प्रभुत्व होता है, एक जो है वो टॉप लेवल पर होती है। इसीलिए जो सोवियत संघ है उसमें एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो वही जीती थी ज़्यादातर। और इसमें जो विपक्ष थी उसके लिए कोई भी जगह नहीं थी। सोवियत संघ में विपक्षी दलों के लिए कोई जगह नहीं थी। अब देखते हैं दूसरी दुनिया का क्या मतलब है, दूसरी दुनिया होती क्या है। दूसरी दुनिया का मतलब है दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के जो देश हैं और जो सोवियत संघ है, जो पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उनमें सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे, मतलब कि सोवियत संघ के अंडर में आ गए थे और इन्हें ही दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो क्या कह सकते हैं हम, जो पूर्वी यूरोप के बाद का जो हिस्सा था जो सोवियत संघ के अंडर में था, उसी को हम क्या बोलते हैं, दूसरी दुनिया के नाम से जानते हैं, दूसरी दुनिया से कहते हैं। अब सोवियत संघ की विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहली विशेषता है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति। तो देखो, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति, अगर हम अमेरिका जो है फर्स्ट नंबर पर आता है, पहली बड़ी महाशक्ति है। अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति जो है वो सोवियत संघ ही है। और साथ ही साथ सोवियत संघ जो है उसकी बहुत उन्नत संचार प्रणाली थी, उसके पास काफ़ी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी और विशाल मात्रा में ऊर्जा संसाधन थे, खनिज, काफ़ी सारी चीज़ें। और सोवियत संघ में जो
उनके जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग थे वो भी काफ़ी उन्नत थे। वहाँ पर सुई से लेके छोटी छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी सुई से लेके कार तक सभी प्रकार की चीज़ों का निर्माण होता था। और वहाँ पर सोवियत संघ जो है उसमें आवागमन की जो सुविधाएं हैं वो भी काफ़ी अच्छी हो गई थी, काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी बल्कि। और यहाँ पे सोवियत संघ जो है वहाँ पर राज्य का अस्तित्व था, मतलब कि स्वामित्व था। यहाँ पर मतलब कि क्या है कि इन्होंने क्या अपना रखा था, समाजवादी प्रणाली, जिसमें क्या होता है कि सरकार का पूरा नियंत्रण होता है पूरे देश पर, पूरे देश पर, पूरे पूरी उस पूरी जगह में। सोवियत संघ है तो पूरे सोवियत संघ के ऊपर का जो नेता है उनका ही पूर्ण रूप से अधिकार था। और वहाँ पर जितने भी संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन से लेके हर प्रकार के संसाधन, वो सारे के सारे सोवियत संघ की सरकार के अंडर में आते थे, उनकी मर्जी बगैर वहाँ कुछ नहीं होता था। नेक्स्ट देखते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव कौन है? मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके महासंचालक बने। एक मेन लीडर होते हैं एक पार्टी के, तो ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी के महासंचालक कौन बने? वो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सोवियत संघ जो पिछड़ने लगा था अमेरिका से, पहले ही वो उनमें बहुत कंपटीशन, अभी भी कंपटीशन है, बट वो पहले के मुकाबले सोवियत संघ उतना वो नहीं रहा। अमेरिका बढ़ रहा था लेकिन सोवियत संघ में उतनी वृद्धि नहीं हो रही थी। इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने जो सोवियत संघ है जो पिछड़ रहा था सोवियत संघ, उनमें सुधार लाने का प्रयास किया। उन्होंने काफी सारे प्रयास किए और उन्होंने क्या किया, मिखाइल गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ भी अपने संबंध बनाने की काफी अच्छी कोशिश करी है कि जो संबंध है वो सुधरे, लड़ाई की जगह मित्रता को ज्यादा हम मतलब प्रोत्साहन करें, मित्रता के साथ रहें, इस तरीके से। और साथ ही साथ मिखाइल गोर्बाचेव ने लोकतांत्रिक रूप देने का भी प्रयास किया। मिखाइल गोर्बाचेव अपने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिकरण की नीति अपनाई। मिखाइल गोर्बाचेव ने देश के जो भी आर्थिक संबंधित आर्थिक जो परेशानियां थी, राजनीतिक समस्याएं थी, उनमें भी सुधार लाने का प्रयास किया था। और साथ ही साथ लोकतांत्रिकरण की भी जो नीति है वो अपनाई थी। यहाँ पर जो मेन था कि मिखाइल जो गोर्बाचेव हैं उन्होंने क्या किया कि मतलब उन्होंने जो सुधार किए थे, इससे हुआ क्या कि जो नेता थे वहाँ के वो काफ़ी ज़्यादा वो हो रहे थे परेशान कि देश में इतना वो हो नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में जा रहे हैं सुधार करने में। और जबकि जनता क्या कह रही थी, जनता का मन था कि उन्हें जल्दी जल्दी जो उनकी इच्छाएं हैं वो जल्दी पूरी हो। तो उनका वो ऐसा कह रहे थे मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में कि जो नेता है मिखाइल गोर्बाचेव वो बहुत धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फायदा जल्दी नहीं चाहिए था। और राजनेता को ये हो रहा था कि जो इनकी जो ताकत है, जो इनके खुद के अंडर में हर चीज होती है, वो भी धीरे धीरे निकलती जा रही है। तो इस तरीके से ना मिखाइल गोर्बाचेव दोनों तरीके से फंस चुके थे, या बोल सकते हैं उनके दोनों तरफ से विरोध किया जा रहा था थोड़ा बहुत। और मिखाइल गोर्बाचेव की जो सुधार की नीति है वो ज्यादा भी कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि और भी ज्यादा जो अर्थव्यवस्था है वो टूट गई। अब नेक्स्ट देखते हैं सोवियत संघ के विघटन की घोषणा 1991 में दिसंबर में 25 दिसंबर को सोवियत संघ का जो है विघटन की घोषणा की गई। विघटन की घोषणा में 3 देशों ने मुख्य भूमिका निभाई। इसमें 3 बड़े गणराज्य थे, रूस, यूक्रेन, बेलारूस। इन्होंने क्या किया, सोवियत संघ की विघटन की घोषणा करी। और साथ ही साथ इन्होंने इसमें हुआ क्या कि ना जितने भी 15 देश मिलकर एक पूरा सोवियत संघ बने थे, अब वो क्या हो गए थे, अब वो क्या हो गया, स्वतंत्र राष्ट्र को उन्होंने बना दिया था। और सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी है उसे रूस को दे दी गई थी उसकी जिम्मेदारी, या उत्तराधिकारी जो है वो रूस को बना दिया गया था। सुरक्षा परिषद में अब सोवियत संघ की जो स्थायी जो जगह थी वो अब रूस को दे दी गई थी। और सोवियत संघ अब क्या हो गया था, बिल्कुल खत्म हो चुका था। नेक्स्ट, सोवियत संघ के विघटन के कारण। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या क्या है? सबसे पहला है राजनीतिक आर्थिक संस्थानों में कमजोरी, या फिर आंतरिक कमजोरी भी कह सकते हैं। इसमें इसमें अगर हम देखें तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो सोवियत संघ है उसकी राजनीतिक आर्थिक संस्थान की जो अंदरूनी कमजोरियां थी, इससे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। जो भी लोग थे उनकी आर्थिक समस्याएं या अंदरूनी कमजोरी जितनी भी थी, उन लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो राजनेता पूरी नहीं कर पा रहे थे। यही सोवियत संघ के एक टूटने का या पतन होने का जो मेन कारण बना। कई सालों तक अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी धीरे धीरे गति से बढ़ती रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की जो बड़ी बड़ी कीमतों जो बड़ी कमी हो गई। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो उपभोक्ता वस्तु थी
उसमें भी अब उनकी जो सप्लाई वो भी कम हो गई थी और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़रों से देखने लगा था कि लोगों को अब शक हो रहा था कि जो ये राजनेता जो काम कर रहे हैं वो अपना सही तरीके से या सही प्रकार से अपना काम नहीं कर रहे हैं, जो जनता की जो समस्या है उनको सॉल्व नहीं कर रहे हैं और उस पर खुलेआम जो है वो सवाल लोगों ने उठाने शुरू कर दिए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं संसाधनों का दुरुपयोग कि सोवियत संघ जो है इसमें जो सोवियत संघ उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, संसाधनों का कई बार गलत प्रयोग किया है, जैसे परमाणु हथियारों के ऊपर सैन्य सामग्री अपने जो पिछड़े जो देश उनके विकास पर खर्च किया ताकि उन पर जो है उनका सैन्य नियंत्रण ताकि उनका उन पर नियंत्रण हो सके। इससे अर्थव्यवस्था पर काफ़ी भारी दबाव भी पड़ा है। सेकेंड है कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो उनकी वहाँ की एक अधिकार पार्टी थी। बस सोवियत संघ में जितने भी राजनीतिक रूप हों या फिर प्रशासनिक उनमें मतलब बहुत कम गति हो रही थी, गति रुद्ध हो चुकी थी, कोई गति नहीं रही थी और सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के बीच जवाबदेह नहीं रह पाई थी कि जो अब ये पार्टी थी वो जनता द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी नहीं देती थी और जनता अब सेकंड पॉइंट अगला पॉइंट क्या है, जनता की इच्छा को पूरा करने में सरकार असमर्थ। इसको आप समझ सकते हैं, जब कोई पार्टी अपनी जनता को जवाब नहीं दे रही है, उनकी पूरी परेशानी को सॉल्व नहीं कर रही है एंड देन मेन जो लास्ट में निर्णय निकलता है वो यही होगा कि जनता की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। ये राजनेता है वो है जो काम नहीं कर पाए थे सही प्रकार से और कर भी रहे थे तो वो अपने फायदे देख रहे थे, अपना ज़्यादा मतलब प्रॉफिट देख रहे थे, वो जनता के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। जनता को गलत जानकारी के चौबीस से विकास कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि ना राजनेता जो है नेता जो है उन्होंने अपनी जनता को बताया कि हम अमेरिका से भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो देश है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है। मतलब जनता को सच्चाई ना पता मतलब पता नहीं लग रही थी उससे कि भाई हमारा देश सच में बढ़ रहा है नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे हालात बिगड़ते गई तो जनता ने खुद ये चीज़ नोटिस करी कि नहीं अमेरिका तो बढ़ रहा है, हमारा देश जो है वो पीछे रह रहा है। तो इससे क्या हुआ कि जनता को गलत जानकारी दी जा रही थी उस टाइम पे, मतलब जो राजनेताओं द्वारा कि हम हमारा देश जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन ये बात गलत थी, उन्हें गलत जानकारी दी जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को विशेष अधिकार। सोवियत संघ में जो है जनता को अधिकार नहीं दिए गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसको कुछ विशेष प्रकार के अधिकार दिए गए थे। मिखाइल गोर्बाचेव की सुधारों की नीति। मिखाइल मैं अभी इससे पहले हमने यही चीज़ पढ़ी है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार किए थे, जिसके कारण उनके सुधार जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए। जितने उन्होंने सुधार किए थे उससे कहीं ज़्यादा उसमें देश के अंदर टूट हो गई थी, मतलब कि जो विकास नहीं कर रहा था। अब नेक्स्ट है सोवियत संघ के विघटन की परिणाम कि सोवियत संघ की विघटन होने के क्या क्या परिणाम निकले। पहला है शीत युद्ध की समाप्ति। आप ये चीज़ खुद भी सोच सकते हैं कि जब कोई देश टूट चुका है या बोले कि बर्लिन दीवार जब गिर गई उसके बाद शीत युद्ध तो ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा। देखो दूसरी महाशक्ति जो है जब वो टूटी उसका सबसे बड़ा परिणाम, जब वो टूटने लगी सोवियत संघ तो सबसे बड़ा परिणाम तो ये हुआ कि जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, क्योंकि ये इतने वर्षों चला जो शीत था वो अब समाप्त हो गया और समाजवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था में से कौन सा श्रेष्ठ है, कौन ज़्यादा ताकतवर है, ये जो विचारधारा का जो विवाद था वो भी अब समाप्त हो गया है। नए देशों का उदय। सोवियत संघ के गुट जो था उसके टूटने के बाद नए जो देश थे या नए राज्य जो थे उसका उदय हुआ था, जिसकी अपनी एक अलग पहचान, पसंद, आकांक्षाएं थी। इनमें से कुछ देश विशेष बाल्टिक और यूरोप जो है पूर्वी यूरोप के जो देश थे उसमें यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे और नाटो में के जो सदस्य बनना चाहते थे। और इन्हीं के साथ साथ जो केंद्रीय और जो मध्य एशिया के जो देश थे रूस के साथ उन्होंने भी अपने रिश्ते को जारी रखा। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है दूसरी दुनिया का पतन। ये हमने अभी पढ़ाई कि जो सोवियत संघ है उसका धीरे धीरे वो टूटने लगा था। और साथ साथ हम ये भी यहाँ पे एक भी चीज़ और कह सकते हैं, एक ध्रुवीय व्यवस्था। मतलब कि पहले क्या था, दो ध्रुवीयता हमने चैप्टर पढ़ा, इसमें क्या था दो देश दो महाशक्तियाँ थी, अब हो गया था एक महाशक्ति कि एक महाशक्ति की जो वो कहेगी या जो वो करेगी वही होगा। मीन्स पूरे देश पे तब लोगों को ये शंका हो रही थी कि अब सोवियत संघ तो हार रहा है, तो या तो ऐसा हुआ कि लोगों मतलब और भी देश उठेंगे, विकास करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि अमेरिका का पूरी दुनिया पर प्रभुत्व हो जाए।
मतलब कुछ इस तरीके के लोगों के बीच में विचार थे। लेकिन हुआ ये कि हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में गुटनिरपेक्ष, है ना? तो उसमें क्या था कि जो देश है उनका उदय हो रहा था उसमें। अब थर्ड फिफ्थ पॉइंट जो है वो है विचारधाराओं की लड़ाई खत्म। इससे पहले एक थी कि जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों के बीच में विचारधारा को लेकर काफी ज्यादा लड़ाई थी कि पूंजीवादी विचारधारा ज्यादा बेस्ट है या फिर समाजवादी। तो दोनों में मेन थिंग ये थी कि दोनों को मतलब इस चीज शंका रहती थी कि लोग किसकी तरफ ज्यादा है। तो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा विचारधाराओं के ऊपर लड़ाई उनकी हुई है और हथियारों की होड़ की समाप्ति। लड़ाई से पहले शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ उन्होंने अपनी ज्यादा संसाधनों का प्रयोग हथियारों के ऊपर किया है। हथियारों की तैयारी के साथ साथ उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षण भी दिए गए हैं कि ताकि युद्ध के दौरान लड़ाई अगर हो तो उनको कोई परेशानी ना हो। और इन्होंने बहुत से अपने संसाधनों का उन पे नुकसान किया है। यहाँ पर कहेंगे ये नहीं कि आप नहीं बनाने हैं, हथियार बनाने हैं, लेकिन जब हम लिमिट से ज़्यादा बनाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाती है। तो यहाँ पे यही हुआ है कि सोवियत संघ ने क्या किया था, हथियारों की होड़ इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने 50 से ज़्यादा संसाधन अपने हथियारों के बनाने के ऊपर ही खर्च कर दिए। और सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, शॉक थेरेपी को अपनाया गया। कि इसमें हुआ ये कि ना सोवियत संघ जो है उसने क्या किया, उन्हें शॉक थेरेपी अपनाई। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ अभी अभी सिर्फ इतना भी तुम जान लो कि शॉक थेरेपी को अपनाई गई थी। ठीक है, इसमें मेनली ये हुआ था कि उन्होंने समाजवादी को छोड़ के पूंजीवादी विचारधारा को अपना लिया था। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा। सोवियत संघ के समाप्त होने के बाद अब सिर्फ एक ही महाशक्ति थी जिससे हम कह सकते हैं अमेरिका। तो उस वक्त क्या था कि उसके हारने के बाद सोवियत संघ के, तो एक ही महाशक्ति होती थी, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति थी विश्व के उस टाइम पे। और उसके बाद जो नव स्वतंत्र देश है उनका उदय हुआ और उसके बाद वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुए थे। तो यहाँ पे इस वीडियो में अभी तक यहाँ पे ही, मतलब यहाँ तक ही। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और शॉक थेरेपी के बारे में और शॉक थेरेपी के बाद और क्या क्या नुकसान हुए उनको, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।